हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन जीके 21। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा कोल्ड सा हो गया है तो माफ़ी चाहता हूँ। वॉइस थोड़ा सा लगेगा फटा फटा हुआ, कोई बात नहीं। क्योंकि क्लास है और आपके एग्ज़ाम है तो तैयारी तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग जो चैप्टर कंप्लीट कर रहे थे, हम लोग मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी मेंस। और ये चैप्टर 1 का मॉडर्न हिस्ट्री का सेक्शन है। तो इससे पहले वाले वीडियो जो मैं दिया था तो उसमें हम लोग भू राजस्व व्यवस्था को कंप्लीट कर रहे हैं। उसमें आप सबको पता है, भू राजस्व व्यवस्था में बेसिक चीज़ें हम लोग समझ चुके हैं। आखिर ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं और ब्रिटिश कंपनी के द्वारा जो लाया गया था यह राज व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था, तो इसके पीछे की कहानी भी मैंने आपको बताया था। तो हम लोग इसमें भू राजस्व व्यवस्था में आपको मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ कि ख़ास तौर पे जो पढ़ते हैं, है ना, एक तो आप लोग अस्थाई बंदोबस्त पढ़ते हो, है ना। तो यहाँ पे इस क्षेत्र में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था, हम लोग पढ़ चुके हैं। जिसमें अस्थाई बंदोबस्त की बात कर लो तो इसमें बिहार बिहार भी शामिल था। मेन जो क्षेत्र था बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ठीक है ना। तो ब्रिटिश भारत का 19% क्षेत्र पर जो है यह लगाया गया था। कौन लगाया गया था, ये सब बहुत कायदे से पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग जो अगली व्यवस्था पढ़ते हैं, यहाँ पे महलवारी व्यवस्था, है ना। उसके बाद यहीं पर आपको दिखेगा इस क्षेत्र में मद्रास मुख्य केंद्र जो होता है, मद्रास और मुंबई, लेकिन एक कुछ यूपी का एरिया आता है, अलग अलग क्षेत्र इसमें शामिल हो जाता है। ये रैयतवाड़ी व्यवस्था होता है ना। तो आज के वीडियो में हम लोग रैयतवाड़ी व्यवस्था को बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। तो एक बार जो है कल वाला क्लास को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आखिर ब्रिटिश कंपनी की मंशा क्या थी भाई, यह व्यवस्था लाने की। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, खुद से पढ़िए। एक बार वीडियो देखते हैं ना, तो वीडियो देखने के बाद फ्रेंड्स ना खुद से उसे बोल बोल के एनालिसिस करिए। तभी आप बोल के खुद से एक बार पढ़ लिए, कहानी छप गया, उसके बाद बोल बोल कर जो है आपको क्या करना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है ना। अगर आप अच्छा से बोल के प्रैक्टिस कर लेंगे तो डेफिनेटली आप आंसर भी अच्छे से लिख पाएंगे। तो कुछ मुख्य बातें आपको बता देता हूँ। जो अस्थाई बंदोबस्त था हम लोग जो पढ़ चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हो इसमें क्या सिस्टम था। पहली बात है, मैंने क्या बोला था आपको याद रखने के लिए कि ये किस क्षेत्र में लागू किया गया था। तो इसमें बंगाल वाला क्षेत्र था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, मेन क्षेत्र ये था, है ना, उड़ीसा। ब्रिटिश भारत के कितने परसेंट क्षेत्र पर, तो 19% क्षेत्र पर लागू किया गया था। उसके बाद कौन लगाया गया था, तो आप सबको पता है कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। कॉर्नवालिस के द्वारा कब लाया गया था, 1793 ईस्वी में। अब इसमें देखा जाए तो किसान से जो है कितना टैक्स वसूला जाता था, तो लगभग 11% वसूला जाता था, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितने लोग थे, 3 लोग थे। मान लो कि यहाँ पे नीचे में किसान है, बीच में क्या है भाई, जमींदार है, और ऊपर में जो है ब्रिटिश कंपनी है, मतलब कि अंग्रेज है। तो ये इसको ठेका दे दिया गया था जमींदार को कि भाई आप किसान से क्या करो, टैक्स वसूलो, कर वसूलो, है ना। तो ये वसूलते थे और ये क्या करते थे, 11 लगभग 11% वसूल करते थे। तो उसमें से 1% अपने पास रखते थे और 10% जो है कंपनी को भेजता था। बहुत कायदे से हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये चीज़ें आपको ना पता होना चाहिए। प्रश्न पूछता है, की पॉइंट पता है, डायग्रामिकली आपने समझ लिया है, तो आराम से क्वेश्चन को लिखने के मूड में होंगे। तो अस्थाई बंदोबस्त का जो है एक बार मैं रिवीजन करवा दिया हूँ। तो देखो, जैसे चूँकि आप मेंस के लिए पढ़ रहे हैं तो प्री के लिए तो फैक्ट्स तो जाहिर सी बात है, अगर ये डेटा याद रखेंगे तो प्री तो भाई एकदम गर्दा उड़ जाएगा। मेंस के लिए इसकी भूमिका क्या होता है तो कल के क्लास में मैंने बताया था, है ना। उसके बाद हालांकि यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, जो कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था तो उनका मेन उद्देश्य था, ठीक है, हमें यहाँ से पैसा तो कमाना ही है। चूँकि ब्रिटिश कंपनी की बात कर लूँ ना, तो टैक्स का या फिर आप कह सकते हो कि राजस्व का जो मुख्य स्रोत था वो कृषि ही था। तो ये कॉर्नवालिस चाहते थे कि भाई कृषि के क्षेत्र में विकास हो, ताकि किसान जाहिर सी बात है पैसा कमाएंगे, उनके जो
फसल है, मतलब जो खेत कर रहा है, भूमि कर रहा है, तो उसमें अच्छे उपजाऊ होगा तभी तो यार उनको भी, कंपनी को भी फ़ायदा होगा ना। तो उनके मन में तो ये था, लेकिन सब कुछ उल्टा हो जाता है। बीच में जो बिचौलिया आ जाता है, ज़मींदार जो आ जाता है, वही सब कुछ को कर देता है खड़ा, जो कि कल हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये कहानी मोटा मोटी तौर पे आपके माइंड में होना चाहिए, रटना कुछ नहीं है, सिर्फ फैक्ट्स माइंड में ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम लोग कल की क्लास में अस्थाई बंदोबस्त को किस नाम से जाना जाता है, और तो अस्थाई बंदोबस्त को ना जमींदारी व्यवस्था या जो है इस्तेमारी व्यवस्था या इस्तेमारी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम लोग कल बहुत कायदे से इन भू राजस्व व्यवस्था के बारे में पढ़ चुके थे, है ना। अंग्रेजी की भूमि कर व्यवस्था को समझ चुके थे, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था की बहुत अच्छे से, उसमें हम लोग आर्थिक उद्देश्य इसका क्या था, प्रशासनिक उद्देश्य क्या था, राजनीतिक उद्देश्य क्या था, अस्थाई बंदोबस्त से जो है सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा और नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा, और अलग अलग जो है इतिहासकार थे तो उनका क्या कहना था, वो सब हम लोग कल की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हो सब कुछ पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो फ्रेंड्स कवर करने वाले हैं रैत बारी व्यवस्था। तो जैसे ही, अब मैं एक बार पुनः रिपीट करवा दे रहा हूँ, जब भी आप इस टॉपिक को पूरा कर देना तो आपके माइंड में एक मैप चलना चाहिए। और मैप कैसे, और डायग्राम ड्रॉ करेंगे ना आप, आंसर में जो डायग्राम बनाएंगे तो आंसर में निखार आएगा, ठीक है ना, निखार आएगा, और एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ, जो चीज़ें आप समझा रहे हैं आप इसे जो है सही से प्रेजेंट भी कर रहे हैं, डायग्रामिकली करेंगे तो, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि हिस्ट्री में भी नंबर उठाना है ना, मैक्सिमम नंबर, तो दूसरे से बेहतर आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा वाला क्षेत्र में कुछ क्षेत्र और इसमें शामिल था, लेकिन मुख्य केंद्र ये था। तो यहाँ पे क्या था भाई, अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त था, है ना। यहाँ पे ऊपर में पंजाब वाला क्षेत्र में आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या था, महलवारी व्यवस्था, महलवारी व्यवस्था। और यहाँ पे जो है मुंबई मद्रास वाला क्षेत्र में आप देखेंगे तो सर यहाँ पे रैतबारी व्यवस्था था, है ना, रैतबारी व्यवस्था। तो ये आपके मन में डेटा चलना चाहिए, ठीक है। मैं तो अभी आपको बता रहा हूँ, इसलिए आपको भी ये चीज़ें सेट हो जाएगा। चलिए, तो एक बार मैप पे भी देख लीजिए, यहाँ पे आपको दिखेगा, मैं पुनः कर रहा हूँ, ये मोटे मोटे तौर पे देख सकते हो, यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। अब रैतबारी व्यवस्था में हम लोग क्या देखने वाले हैं, इनकी भूमिका को देखेंगे। रैतबारी व्यवस्था को लागू करने का जो है प्रमुख कारण क्या था, रैतबारी व्यवस्था का प्रभाव क्या पड़ा, इसमें सकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव, और लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, निष्कर्ष लिख देते हैं, है ना। निष्कर्ष में क्या लिखना होता है, जो आपने टॉपिक पढ़ा है तो भाई आपको बता देना है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी बातें, सकारात्मक और नकारात्मक चीज़ें बता देना है, और मेंशन कर देना है कि भाई यहाँ पे ये व्यवस्था लाया गया है तो कंपनी का उद्देश्य क्या था, लास्ट में क्या हो गया। ये सारी चीज़ें आपको कब समझ में आता है, जब टॉपिक को पूरा करते हैं तो, और आंसर लिखते हैं, लिखना जरूरी होता है, तो बोल बोल के प्रैक्टिस करिएगा। चलिए, मैं इसे जूम कर लेता हूँ, पहले देखते हैं इनकी यहाँ पे भूमिका को। अब आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि आखिर रैतबारी व्यवस्था में क्या प्रावधान किया गया जो अस्थाई बंदोबस्त से अलग था। एक बार पुनः रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि आपके माइंड में ये डेटा सेट हो जाए। तो फ्रेंड्स, चूँकि ये जो लाया गया था रैतबारी व्यवस्था, एक्चुअली दक्षिण भारत में लाया गया था, इस क्षेत्र में लाया गया था सबसे पहले, हालांकि तमिलनाडु के बारामहल वाला क्षेत्र में लागू किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त मैंने आपको बोला था कि इस क्षेत्र में लाया गया था। तो यहाँ पे क्या था कि भाई अलग अलग समय में अलग अलग, मतलब कृषि की, सीधे तौर पर बोल सकते हो कि भाई कृषि की विविधता थी। अस्थाई बंदोबस्त में क्या था कि यहाँ पे बीच में जमींदार आ जाता था। यहाँ पे भाई मैं लिख देता हूँ, सपोज दैट ये किसान है, भाई कलर थोड़ा सा चेंज करता हूँ, किसान है, बीच में जमींदार, है ना, टैक्स वसूलने के लिए आ गया था, और ब्रिटिश कंपनी ऊपर में था, ब्रिटिश कंपनी यहाँ था। तो ये जमींदार क्या करता था कि किसान से जबरन टैक्स वसूलता था, है ना, और ये ब्रिटिश कंपनी को भेजता था, और यहाँ पे ये लोग बहुत ही ज़्यादा दलाली करते थे, ठीक है ना। और ये इसी कारण से जो है कहा जा रहा है कि असफल भी रहा है इसमें। हालांकि इसके बारे में बहुत अच्छे से हम लोग सब कुछ सारे पॉइंट्स कवर कर चुके हैं, मैं मोटा मोटी तौर पे बता रहा हूँ। इसमें क्या था भाई, अब यहाँ पे इस बिचौलिया को हटा दिया गया, जमींदार को हटा दिया गया। ब्रिटिश कंपनी को लगा कि इनको भी पता लगे कहीं ना कहीं किसान का शोषण हो रहा है, और इनको जो टैक्स मिलना चाहिए ब्रिटिश कंपनी को किसान से, वो उनको नहीं मिल रहा है, बीच वाला लोग खा ले जा रहा है। तो इन्होंने क्या सोचा कि अब हम इसमें संशोधन करके यहाँ पे जो है अब लाएंगे रैतबारी व्यवस्था।
तो रैयत वाली व्यवस्था में क्या किया कि इसको हटा दिया, अब किसान रहेगा, कंपनी रहेगा। तो अब डायरेक्टली किसान क्या करेगा भाई, यहाँ पे जो है टैक्स पे करेगा ब्रिटिश कंपनी को, है ना। तो बस इतना ध्यान रखना। अब आगे आइए 1 to 1 बढ़ेंगे और हम लोग चर्चा करेंगे। अच्छा, कितने क्षेत्र पे था, तो देखो ब्रिटिश भारत के 51% क्षेत्र पर था ये व्यवस्था, 51% क्षेत्र पर था, ब्रिटिश भारत के 51% क्षेत्र पर था। चलिए एक एक करके यहाँ पे चर्चा करते जाएंगे, फिर लास्ट में आपको की पॉइंट माइंड में सेट कर दूंगा। देखो भाई, रैयतवाड़ी व्यवस्था के अनुसार किसान को भूमि का स्वामी स्वीकार किया गया। कारण क्या है, चूँकि किसान डायरेक्टली ब्रिटिश कंपनी को अपना टैक्स पे कर सकते थे। उसे अपनी भूमि को गिरवी रखने तथा बेचने की अनुमति दिया, लेकिन कंडीशन था, उसे अपनी भूमि से वंचित किया जा सकता था अगर वो समय पर टैक्स नहीं पे करेगा। तो भूमि कर समय पे नहीं देगा तो उनसे भी भूमि ले लिया जाता था, क्योंकि इनका एक ही उद्देश्य था कि भाई कैसे भी करके मेरे पास, ब्रिटिश कंपनी का क्या उद्देश्य था कि टैक्स आना चाहिए, है ना। और बीच में तो अस्थायी बंदोबस्त में देख लिया कि भाई बीच में तो माल कोई और मार रहा था, पैसा और कोई खा रहा था। आगे बढ़ जाते हैं, अगली बात को देख लेते हैं। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। इस व्यवस्था के अंतर्गत, मतलब कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत, यहाँ पे इस लाइन को देखिएगा, इस व्यवस्था के अंतर्गत मतलब रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत कोई अस्थायी बंदोबस्त नहीं किया गया। और यहाँ पे क्या किया कि भाई प्रत्येक 30 वर्ष पर इसका जो टैक्स था वो पुनः निर्धारण किया जाता था। तब सामान्य लगान में वृद्धि, पहले जो लगान थी उसमें वृद्धि कर दिया जाता था, है ना। मान लो कि पहले सपोज दैट यहाँ पे 10% लेता था, तो वृद्धि करके जब 30 साल बाद लेगा तो इसमें इसके लगान में वृद्धि हो जाती थी, ठीक है ना। आगे देख लीजिए, उसमें अस्थायी नहीं था। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 ईस्वी में 2 व्यक्ति का ध्यान रखिएगा, थॉमस मुंडो और कैप्टन रीड ने सर्वप्रथम तमिलनाडु के बारामहल जिले में शुरू किया गया था। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये की पॉइंट इंपॉर्टेंट है, माइंड में रखिएगा। इस व्यवस्था में किसान को भूमि का स्वामी स्वीकार किया गया तथा लगान की शर्तें तय की गई। यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत का, मतलब कि ब्रिटिश भारत की भूभाग की कितना, तो 51% भाग पर लागू की गई थी। यह व्यवस्था तमिलनाडु के बारामहल जिले, पूर्वी बंगाल, असम, दुर्ग और मद्रास वाला क्षेत्र में, मुंबई इसमें है में शामिल था। लेकिन मुख्य जो केंद्र था, मैंने आपको बोला ना कि ये मद्रास वाला जो क्षेत्र था, जो तमिलनाडु में पहले लगाया गया था, जो बारामहल वाला क्षेत्र था, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब यहाँ पे देख लीजिए, ये व्यवस्था जो लाया गया वो लिख भी दिया हूँ। रैयतवाड़ी व्यवस्था को लाने के या फिर लागू करने का प्रमुख कारण क्या था, तो ये देख लेते हैं इसके कारण भाई। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था, अस्थायी बंदोबस्त ब्रिटिश शासन की बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति में पूर्ण सक्षम नहीं थे। इसमें धन केवल जमींदारों के पास इकट्ठा होकर, मतलब कि एकत्रित होता था और वे ब्रिटिश वस्तु को खरीदने की स्थिति में होते थे। परंतु जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के कारण वस्तु विनिर्माण या फिर वस्तु निर्माण में वृद्धि हुई, तब उनके लिए एक विस्तृत बाजार की आवश्यकता हुई ब्रिटिश कंपनी को, अतः धन के विकेंद्रीकरण की जरूरत महसूस हुई। और इस वजह से भारत के अन्य भागों में जमींदारी व्यवस्था न लगाकर, मतलब कि अस्थायी बंदोबस्त न लगाकर, क्या किया, रैयतवाड़ी और महलबारी व्यवस्था लागू किया गया। तो पता चल गया ना भाई, लागू कर रैयतवाड़ी व्यवस्था क्यों लागू किया गया। तो यही की पॉइंट आपको ना बोल बोल के प्रैक्टिस करना है, मेंस में अच्छा स्कोर करना है। तो आगे बढ़ जाते हैं। दक्षिण और दक्षिणी पश्चिमी भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना से जमीन के बंदोबस्त की नई समस्या उठ खड़ी हुई। ब्रिटिश शासन का विस्तार हो जाने से इन क्षेत्रों में जो है नवीन भू राजस्व व्यवस्था को लाने की आवश्यकता थी, क्योंकि यहाँ जमींदार वर्ग नहीं था। अगला पॉइंट देखिएगा, रिकॉर्डों के अनुसार उपजाऊ भूमि पर जो अधिशेष निकलता है वह किराया है, और यह अधिशेष जमींदारों द्वारा हड़प लिया जाता, जो वास्तव में सरकार के पास पहुंचना चाहिए था। वो अस्थायी बंदोबस्त में था, है ना, मैंने बोला ना। इस तर्क के आधार पर रिकॉर्डों ने कहा कि उत्पाद और सरकार के बीच या सरकार के बीच से सभी बिचौलिया को हटा दिया जाना चाहिए। और यही कारण है कि अस्थायी बंदोबस्त जो लाया गया था तो उसमें बिचौलिया को, मतलब कि जमींदार को नहीं रखा था। अब यहाँ पे देखिएगा, भारत में भूस्वामित्व कृषकों में निहित रहा। आधा ऐसा माना जाता है कि भारतीय परिस्थितियों में रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वोत्तम होगी, है ना, कंपनी का सोचना था। पूर्वी भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में भौगोलिक विविधता अधिक है रही, तो जाहिर सी बात है भौगोलिक विविधता अधिक होगी तो
भूमि की किस्म और फसल अलग अलग थी, तो आबादी का घनत्व अलग अलग था, खेतों की निरंतरता पहाड़ी, तालाबों या भूमि की किस्म से टूटती रहती थी, इसलिए यहाँ प्रत्येक ग्रामीण समुदाय का अपना महत्व था और रैयतबाड़ी व्यवस्था यहाँ लागू करना उपयुक्त था। रैयतबाड़ी व्यवस्था लागू करने के दो प्रमुख उद्देश्य थे जो इस प्रकार है, यहाँ पे देखिएगा लाइन, चूंकि आपको ये कोट करना है। तो राज्य की आय में वृद्धि और दूसरा रैयतों की सुरक्षा, जो कि ये चीज़ें स्टार्टिंग में करने वाले जो सोचा था अस्थायी बंदोबस्त में, वो मेंशन किया था बिहार बंगाल उड़ीसा वाला क्षेत्र में कि भाई किसान की सुरक्षा हो, किसान का भाई फसल में वृद्धि होगा तब ना कंपनी को पैसा देगा। लेकिन हो तो क्या था उल्टा, जमींदार ना तो गांव पे ध्यान देते थे न किसान पे ध्यान देते थे, उसका एक ही मंशा था कि भाई लूटो नहीं तो कंपनी को दो, और कंपनी को भी फायदा नहीं होता था। आपने देख लिया सब कुछ। ये अगला पॉइंट देखिएगा, रैयतबाड़ी व्यवस्था से राज्य की आय में वृद्धि हुई, लेकिन इसका दूसरा उद्देश्य भी पूरा नहीं हो सका, क्योंकि किसान जल्द ही यह समझ गए कि अनेक जमींदारों की जगह एक जो है दानवाकार जमींदार ने अर्थात राज ने ले ली है, और उन्हें एहसास कराया गया कि वे सरकार में बटाईदार मात्र है, और जो नियम पूर्वक मालगुजारी नहीं अदा करेगा उसकी जमीन बेच दी जाएगी। अभी आपने देखा, चूंकि अंग्रेजों ने भू राजस्व नीतियों को अपने हितों को ध्यान में रखते हुए बनाया, और बना तभी था, तो इसलिए भारतीयों पर इन नीतियों का भी क्या दिखाई दिया, नकारात्मक प्रभाव भी दिखाई दिया। अपवाद स्वरूप कुछ सकारात्मक प्रभाव भी जरूर दिखे, जो कि अस्थायी बंदोबस्त में नहीं था, और यही कारण है कि ये ब्रिटिश भारत का 51% क्षेत्र पर लागू किया गया था रैयतबाड़ी व्यवस्था। अब यहाँ पे देख लेते हैं इस लाइन को, रैयतबाड़ी व्यवस्था के क्या प्रभाव पड़े। तो यहाँ पे हम लोग सकारात्मक प्रभाव को देखेंगे, उसके बाद नकारात्मक प्रभाव को देखेंगे। अच्छा, कुछ फ्रेंड्स बोल रहे थे, देखो भाई मैं आपको क्लियर कर दूं, आपको ना किसी भी हाल में बीपीएससी का ना मेंस का पूरे तरीके से तैयारी मार्च अप्रैल तक हो जानी चाहिए, मार्च अप्रैल तक, है ना, जो कि आपका जो प्री एग्ज़ाम होना है 2026 में, आप सबको पता ही होना चाहिए, वो सितंबर के महीने में। तो प्री के लिए स्पेशल आपको 5 महीने देने ही पड़ेंगे, जिस तरीके से अब पेपर आ रहा है। और मेंस के थ्रू आप देखेंगे तो प्री का कौन कौन सा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो एक तो आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री, यहाँ पे मैं बोल ही देता हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री। दूसरा पॉलिटी पूरा कवर हो जाएगा। तीसरा इंडियन ज्योग्राफी। और चौथा क्या, इको का जो है इंडियन इकोनॉमी का बेसिक चीज़ें कवर हो जाएगा। तो देखो, मॉडर्न हिस्ट्री से लगभग 20 क्वेश्चन आता है, पोल साइंस से लगभग 15 क्वेश्चन आता है, इंडियन ज्योग्राफी से भी 15 क्वेश्चन आता है, 10 क्वेश्चन यहाँ से आता है, तो 20 और 30 कितना 50, लगभग 60 नंबर के आसपास में आपका प्री का भी यहाँ से तैयार हो रहा है, ठीक है ना। और अच्छे से, ऐसा नहीं, हाँ, लेकिन आपको प्री के लिए फैक्ट्स और डेटा ज़्यादा ध्यान रखना होता है, तो इस तरीके से आपको तैयार करना है। मेंस का सेक्शन छोटा है प्री के कंपेयर में, है ना। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स, और रैयतबाड़ी व्यवस्था के प्रभाव को देखना जरूरी होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए सकारात्मक प्रभाव, और उसके बाद हम लोग नकारात्मक प्रभाव दोनों को देखेंगे पहले। तो सकारात्मक प्रभाव में क्या था भाई, तो इस लगान व्यवस्था से, अच्छा मैंने आपको बता दिया ना कि भाई ये जो लाया गया था रैयतबाड़ी व्यवस्था, इसमें सिर्फ 2 ही लोग थे, एक तो कंपनी था और एक जो है किसान था। किसान डायरेक्ट जो है कंपनी को टैक्स पे करते थे, बीच में बिचौलिया नहीं था, है ना, तो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, इस व्यवस्था से सैद्धांतिक रूप से रैयतों को अधिक क्या हुआ, स्वतंत्रता प्राप्त हुआ ही। इसमें निजी संपत्ति का लाभ अधिकतम व्यक्तियों में जो है बांटे जा सकते थे। सरकार एवं जो है रैयतों के बीच प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हुआ, मतलब कि कंपनी और किसान के बीच डायरेक्टली जो है, रैयत का मतलब किसान होता है, ठीक है ना, तो रैयत मैं बोलूँगा तो समझिएगा किसान से है। जमींदारी प्रथा में भूमि केवल कुछ समृद्ध जमींदारों एवं भूस्वामियों के पास केंद्रित थी, किंतु इस प्रकार की व्यवस्था रैयतबाड़ी जो है पद्धति में नहीं थी, ठीक है ना। नकारात्मक प्रभाव क्या था भाई, आपको बता देना है। तो रैयतबाड़ी व्यवस्था के कृषि एवं कृषकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। राजस्व की दर सामान्य से अधिक, भाई आप सबको मैंने बोला था कि 30 साल के बाद, वहाँ पे मेंशन भी कर दिया हूँ कि भाई जो सामान्य दर था उससे बढ़ा दिया जाता था, है ना, जो 35 से 55% के बीच तक हो जाता था वो कर देते थे, ठीक है ना। जैसे सूखा, बाढ़ में फसलों के नष्ट हो जाने पर भी किसानों से
ये कंपनी, ब्रिटिश कंपनी या सरकार बोल सकते हो कि पूरा टैक्स वसूल करते थे। ये नकारात्मक प्रभाव हुआ, तो ये लिखना होता है। भू राजस्व की दर अधिक होने के कारण कृषकों को साहूकार से कर्ज लेना पड़ता या फिर कर्ज लेना पड़ा। फलतः क्या होगा, वे साहूकारों के चंगुल में फंसते चले गए और अपनी जमीन खो बैठे। बेचना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। अगर साहूकार से, साहूकार का मतलब होगा जो ब्याज पे उस समय पैसा देता था, या फिर बोल सकते हो कि भाई आपने मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ा होगा, है ना, तो एक व्यक्ति का नाम आपने जरूर सुना होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। इन्होंने अग्रिम कर किसान को देते थे, लेकिन ये इतना अत्याचार नहीं करते थे जो ये लोग कर रहे हैं। तो देखो भाई, ये किसान क्या करता था, जमीन खो बैठते थे, है ना, तो जाहिर सी बात है साहूकार को ये लोग पैसा नहीं चुका पाते थे, तो साहूकार इनका जमीन जब्त कर लेते थे। तो महाजनी प्रथा का सर्वाधिक विकास इसी व्यवस्था में होता है। महाजनी व्यवस्था का विकास इसी व्यवस्था में, रैयतबाड़ी व्यवस्था में ही हुआ, तथा किसान का जो है शोषण जारी रहा। जमींदारों की जगह एक जो है धनवाकार जमींदार ने ले ली। धनवाकार मतलब समझ रहे हैं ना, अर्थात राज ही अब जमींदार हो गया, कंपनी ही जमींदार हो गया, सरकार ही जमींदार हो गया। अब ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, कम्योटी प्रथा क्या है। इसमें कमियां लोग अपने मालिक से मालिक के बंधुआ मजदूर होते थे और उसी प्रकार किसान साहूकार के दास बन गया। सरकार जब चाहे लगान की राशि बढ़ा सकती थी, जिससे किसानों में अनिश्चितता का भय था, और इस तरह राज्य यहाँ स्वयं शोषण करता था। राज्य मतलब कि सरकार खुद किसान को जो है शोषण करते थे। अस्थायी बंदोबस्त में क्या था कि जमींदार किसान को शोषण करता था, कंपनी को तो सिर्फ 10% से मतलब था। इस प्रकार के रैयतबाड़ी व्यवस्था से किसान का जो है निर्धनीकरण, ग्रामीण ऋणग्रस्तता, महाजनी प्रथा, ये सब पॉइंट्स लिखना होता है। वो क्वेश्चन का डिमांड के अनुसार आपको लिखना है। कृषि दासता, उत्पादन में कमी आदि नकारात्मक प्रभाव पड़ा। अब यहाँ पे एक व्यक्ति है, आप सबको पता है, आरसी दत्त के अनुसार इस बंदोबस्त से कंपनी के रैयतों पर जकर का स्वरूप वही हो गया जो गुलाम के ऊपर उनके मालिकों का रहता है। तो ये व्यवस्था, ये कोट कर देते हैं हम क्वेश्चन में, तो आपका क्वेश्चन वो जो आंसर राइटिंग है तो वो दूसरे से कहीं ना कहीं बेहतर हो जाता है किसी इतिहासकार को कोट करते हैं तो। चलिए, तो फ्रेंड्स हम लोगों का जो है यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया रैयतबाड़ी व्यवस्था। तो मैं थोड़ा सा की पॉइंट बता देता हूँ। रैयतबाड़ी व्यवस्था में आपको ध्यान क्या क्या रखना है। तो पहली बात है, इस क्षेत्र में लागू किया गया था मद्रास, मुंबई, तमिलनाडु के बड़ा महल वाला क्षेत्र में। ब्रिटिश भारत का 51% क्षेत्र पर था। टैक्स निर्धारण लगभग जो है ये 31 से 55% तक भी था, 30% भी कभी देता है। तो यहाँ पे क्या प्रावधान था कि ऊपर में कंपनी और नीचे में भाई फार्मर थे, किसान, ठीक है ना। किसान डायरेक्टली कंपनी को पे कर सकता था, लेकिन यहाँ पे जो सरकार थी या राज्य का मतलब सरकार से होगा, ठीक है ना, तो जब चाहे तब टैक्स को बढ़ा देता था, कर को बढ़ा देता था। अब अगर आप किसान समय पर टैक्स नहीं पे करता था तो क्या होगा, इसकी ज़मींदार भी जब्त कर लिए जाते थे। कौन थे व्यक्ति जो लागू किया था, तो रीड और मुनरो का नाम ध्यान रखना, मेन नाम वो दोनों है, ठीक है ना। तो यहाँ पे की पॉइंट आप तैयार करके रखेंगे ना तो भाई ये काम हो जाएगा। मालवाड़ी व्यवस्था को हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, तो ये टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप चाहे तो भाई एक दिन में, जो कि वीडियो का लेंथ 20 से 25 मिनट का रहता है, और मेंस में थोड़ा सा क्या करिए, आराम से करिए। देखो, अच्छा कुछ लोग बुकलेट बोल रहे थे, सर बुकलेट दे दीजिए। देखो भाई, इसका मतलब आप बुकलेट जो है डाउनलोड करके प्रिंट आउट नहीं करवाएं, इसलिए मांग रहे हो। बुकलेट ऑलरेडी आपके बैच में दे दिया गया है, तो उसे क्या करिए, प्रिंट आउट करवा लीजिए और खुद से पढ़िए, खुद से पढ़िए। आप कुछ वो लोग बोलेंगे सर मेंस के लिए हमें और कुछ करना पड़ेगा। जो चीज़ें मैं यहाँ पे आपको स्पेक्ट्रम में दिखेगा, इतने डेटा कहाँ मिलेगा, डायग्रामिकली पॉइंट्स कहाँ मिलेगा स्पेक्ट्रम में, यहाँ पे करके दे दिया हूँ, वही डेटा आपको वहाँ पे मिलेगा। तो आप क्या करिए, पढ़ लीजिए संतुष्टि के लिए, स्पेक्ट्रम को पढ़ लीजिएगा। सॉरी, मेरा आज गला खराब है और नाक भी बंद है, उसके बावजूद भी हम आपकी क्लास ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आर्ट एंड कल्चर का पीपीटी तैयार कर रहा हूँ, है ना, तो लगभग 10 से 12 क्लास में आर्ट एंड कल्चर पूरा कर देंगे, पूरा सब कुछ हम लोग पढ़ लेंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। डीए भाई बहुत आसान होता है, डीए वाला सेक्शन, तो वो हम लोग बाद में करेंगे। अभी पहले मॉडर्न हिस्ट्री आर्ट पेपर 1 को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद पेपर 2 शुरू करेंगे, जिसमें पोल साइंस बड़ा सेक्शन है। इंडियन ज्योग्राफी जो आप लोगों को प्री के लिए पढ़ा रहा हूँ, वो मेंस के लिए वही है, सिर्फ आपको आंसर राइटिंग करना होता है। इको की बात कर लो तो ये करंट अफेयर से जोड़ के ही पूछे जाते हैं, तो उसका मॉडल क्वेश्चन आंसर करवा देंगे, काम हो जाएगा, है ना। चलो, प्रैक्टिस लेकिन करना जरूरी है।
खुद से करिए। आपको आपका मेन आधार प्रैक्टिस का होना चाहिए ना, मैं बार बार कर रहा हूँ PYQs। पिछले साल का क्वेश्चन पेपर को उठाइए और देखिए, दीजिए कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो फिर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, है ना। इसलिए इधर उधर के चक्कर में मत पड़िए, PYQs को आधार बनाइए। तो फ्रेंड्स, महलबारी व्यवस्था पूरे तरीके से हम लोग कल कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पे आ जाएंगे। और अगला टॉपिक होगा, इतना महत्वपूर्ण है, हालांकि BPSC में थोड़ा सा इस टॉपिक से कम क्वेश्चन आता है, लेकिन ये आपको जो काम देगा ना एसए में, यार एसए में बहुत, निबंध में बहुत काम देगा। ये सारे डेटा आपको माइंड में रहेगा तभी, तो इसलिए ये टॉपिक आपको पढ़ना होता है। तो औद्योगिकीकरण, जिसमें हस्तशिल्प उद्योग का पतन होता है, तो देखेंगे कैसे ब्रिटिश कंपनी आता है और धीरे धीरे सब का जो है ये खत्म कर देता है। तो चर्चा करेंगे कि करके, तो वो अगले क्लास में। तो पहले जो है हम लोग अगले क्लास में इसे पूरा कर लेंगे महलबारी व्यवस्था को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।